नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ट्रैफिक पुलिस के अमले के लिए EF गार्डन हैदरगुड़े में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। अपोलो हॉस्पिटल के ताबून से यह कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने बताया कि चूंकि पुलिस मुलाजिमीन फिजाई और सूती आलूदगी का शिकार होते हैं, चुनांचे उनका वक्तन फवक्तन तिबी मायना करवाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस पर सबसे ज्यादा जिस्मानी, आसाबी और जहनी दबाव होता है। ये कैंप आइंदा 25 दिन तक जारी रहेगा, जिसके दौरान तमाम 2450 पुलिस वालों का अहाता किया जाएगा। जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी, अंदर ACPs, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, एडिशनल इंस्पेक्टर्स, other police officers and my dear patrol officers of East Zone. Entire city of Hyderabad taraf nunchi, entire city taraf nunchi hearty congratulations cheptunnamu. Hyderabad city India ki 4th largest city undi. Almost 700 square kilometer ki area undi city ki. And 1 crore paina population. ఈ ఏరియాలో తర్వాత పాపులేషన్లో హైదరాబాద్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాజ్ న్యూయార్క్ సిటీ లాగే ఉంది ఏరియా అండ్ పాపులేషన్లో. బట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాము. న్యూయార్క్ సిటీలో इस दिन पुलिस की 114 पेट्रोल कार ऑफिसरों के साथ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज बातचीत की। निजाम कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में 32 पुलिस ऑफिसरों की तारीफ भी की गई, जिन्होंने लापता लड़कियों, मजरूका सेलफोन और मुलजिमीन को रंगे हाथ पकड़ने में अहम रोल अदा किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पेट्रोल कारों की वजह से शहरियों में तहफ्फुज़ का एहसास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक पेट्रोल कार इलाके में एक पुलिस स्टेशन के बराबर है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आम मकामात पर शराब नोशी, खवातीन के खिलाफ जराइम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 85 మర్డర్ జరిగింది. సో ఆలోచించండి, మనకి వరల్డ్ కి బెస్ట్ సిటీ న్యూయార్క్ కి కంపారిజన్ లో యాజ్ ఫార్ యాజ్ మర్డర్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ 1/4 క్రైమ్ రేట్ ఉంది ఈ సిటీకి. తర్వాత 2014 2 జూన్ తర్వాత, అంటే కొత్త స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత మన న్యూ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి, మన ప్రియతమ CM గారి తరఫు నుంచి ఒక అన్ప్రెసిడెంటెడ్ పోలీస్ పైన నమ్మకం, ఫేత్ కి డెమోన్స్ట్రేషన్ జరిగింది. ఇది కారణం అంటే హైదరాబాద్ సిటీ అంటే ఫేస్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఈ ఫేస్ ఆఫ్ తెలంగాణలో పబ్లిక్ కన్వీనియన్స్ దట్ విల్ లీడ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇదే ఆబ్జెక్టివ్ ద్వారా మన CM గారు మోర్ దెన్ 700 ఇన్నోవా వెహికల్స్ ఒకే ఆర్డర్లో వచ్చింది. మోర్ దెన్ 5000 మోటార్ సైకిల్స్ వచ్చింది ఈ స్టేట్కి. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం 75,000 రూపీస్ పర్ మంత్. ఇవన్నీ మెజర్స్ ఇండియాలో ఏ స్టేట్లో, ఏ సిటీలో లేవు. ఒకటే తెలంగాణలో ఉంది, ఒకటే హైదరాబాద్లో ఉంది. ఇదికి రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది, రిడక్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్. బట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్, every quarter, every year continuous గా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాలి. मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आज आजमपुरा कांटे के पास मस्जिद अली पाशा का मुआयना किया। बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह से करीब वाक़े इस मस्जिद में ऐसी वारदात से पता चलता है कि मसाजिद किस तरह महफूज हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को बताना होगा कि आया सरक़े की वारदात थी या फिर किसी अशराक की कारस्तानी।
अमजदुल्ला खान ने कहा कि वज़ीर दाखिला को अगर इमाम ज़मीन बांधने से फुर्सत मिले तो वो अमन ज़ब्त और जराइम की सूरत हाल पर तवज्जो दें। अभी सुबह इत्तला मिली है कि मस्जिद अली आजमपुरा यहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से क्या ये चोरी है या मुसलमानों की दिलाजारी है ये मालूम नहीं हो रहा है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में जो भी शख्स ने हरकत की है वो आ गया है, लाख तोड़ के कुरान की बेरुमती पूरे कुरान के पारों को फेंका गया गली गली और पूरा अंदर बेरुमती की गई। इससे कबल भी हुआ था, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जब मैं यहाँ का कारपोरेटर था हुआ था, तो हम इसके पीछे जो है दीवार उठाए थे और मैश लगवाए थे। उसमें कुछ स्थान है जहाँ से आए वो लोग, मैं बल्दिया से गुजारिश करता हूँ कि वो स्थान को बंद किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मस्जिद की जो दीवार मुकम्मिल नहीं है उसको भी बल्दिया के ज़रिए मुकम्मिल कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली के घर से 150 फीट दूर पर एक मस्जिद में चोरी होना, ये बेरुमती होना, ये बड़े अफसोस की बात है। होना तो चाहिए था कि जैसे ही ये इत्तला मिली इस शहर के कोतवाल कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पर मौके वारदात पर आते और इसका नोट लेते और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब यहाँ पर आते इसका नोट लेते। लेकिन मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को इमाम ज़मीना बनने से फुर्सत नहीं है, इसलिए नहीं आए। कम से कम कमिश्नर ऑफ पुलिस से उम्मीद है कि वो आएंगे स्पॉट पे, यहाँ पर आकर देखेंगे। पुलिस को हम 24 घंटे का वक्त देते हैं, अगर चोर को नहीं गिरफ्तार करेंगे तो कल जो है अमजदुल्ला खान चदरघाट पुलिस स्टेशन पे धरना देंगे इसके ताल्लुक से। और सीसीटीवी कैमरे पुलिस की जानिब से जो शहर में गली गली सीसीटीवी कैमरे लगाने का जो दावा है वो आज खोखला साबित हो गया। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरे में कोई आए नहीं यहाँ पर। यहाँ के मुकामी लोग ही तमाम शहर के मंदिर की हिफाजत की जा रही है, मस्जिदों की हिफाजत क्यों नहीं की जा रही है, यहाँ पर एक सवालिया निशान है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सिटी कांग्रेस के शोबे अखिलियत ने अशिया खुदनी और तरकारी की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश जाहिर की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कीमतों को काबू पाने जरूरी इकदाम करे। सदर सिटी यूनिट समीर वलीउल्लाह ने एक बयान में बताया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कीमतों में 50% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामी की वजह से ही प्याज की कीमतें आज रियासत में 200 रुपये किलो तक पहुँच गई हैं। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी ज़बरदस्त एहतजाज किया। फारूक नगर फलकनुमा में एक 28 साल बाउंसर मोहम्मद शरीफ ने खुदकशी कर ली। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि आशिकी में नाकामी पर शरीफ ने यह इकदाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तेलंगाना पुलिस एनकाउंटर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज को मुकर्रर करने पर गौर कर रहा है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि उन्हें एहसास है कि तेलंगाना हाई कोर्ट भी इसका नोट लेगा। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले किसी साबिक जज को इस केस की तहकीकात के लिए मुकर्रर किया जाए। बेंच ने एनकाउंटर की SIT तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश होते हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और कृष्णा कुमार ने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एनकाउंटर की तहकीकात का मामला
सीआईडी के हवाले कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति कारखाने पार्लियामेंट ने आज अहाते पार्लियामेंट में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मुतालबा था कि मरकजी हुकूमत जीएसटी में रियासत तेलंगाना को माबखी उसका हिस्सा फौरी अदा करे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहरियत तरमीमी बिल को आज शाम राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई। 8 घंटे से ज्यादा के मुबाहिस और वज़ीर दाखिला अमित शाह के जवाबी बयान के बाद हुई रायदही में 125 वोट बिल के हक में और 105 वोट बिल की मुखालिफत में पड़े। वज़ीर दाखिला ने फिर एक बार कहा कि ये कहना गलत होगा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों की शरीयत कोई नहीं छीन रहा है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अक़लियतों को हिंदुस्तान में शरीयत दी जा रही है। I have given a ruling. Now the discussion is on, Mantri ji. You got a time, na? सभापति महोदय, आज मैं इस गरिमामय सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लेकर उपस्थित हुआ। मान्यवर, इस बिल के जो प्रावधान है वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला ये बिल है। मानवर, थोड़ा पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहूंगा कि विभाजन के बाद एक हम सब की कल्पना थी कि जो नागरिक यहाँ पर अल्पसंख्यक रहते हैं और पड़ोसी देशों में भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं वो सब अपने अपने नागरिक अधिकारों के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे, अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे, अपने परिवार के स्वमान का और विशेषकर परिवार की स्त्रियों के सम्मान का वो रक्षण भी कर पाएंगे और उनको रक्षण करने का अधिकार भी होगा। परंतु मान्यवर, कई दशकों के बाद जब इसकी ओर मुड़कर देखते हैं तो कटु सच्चाई ये सामने आई है कि चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे समय समय पर बांग्लादेश हो, ये जो अल्पसंख्यक वहां रहते थे उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हुई, उनको समानता का अधिकार नहीं मिला। जब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, बंगबंधु मुजीबुर रहमान साहब ने प्रयास किया सुधारने का, मगर दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई और एक लंबा कालखंड अभी का शासन आने के पहले ऐसा आया कि वहां घोर प्रताड़ना,
मान्यवर आंकड़े में बाद में जवाब में लेकर आऊंगा, मगर मैं कहना चाहता हूं दोनों पाकिस्तान में, पूर्वी और पश्चिम और मतलब आज के बांग्लादेश के अंदर लगभग 20% अल्पसंख्यकों की आबादी में कटौती हुई है, कमी हुई है। कहां गए लोग? या तो वो कहीं न कहीं रूप से मार दिए गए, धर्म परिवर्तन हो गया, या तो शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए वो भारत में आए। मानवर भारत में आए, यहां पर उनको ये संरक्षण मिलना चाहिए था, मगर सालों तक नहीं मिला। ना उनको नागरिकता मिली, ना घर खरीदने का अधिकार मिला, ना नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के सुविधाएं मिली, और वो लोग आज अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मान्यवर, ये बिल है सभी ऐसे प्रताड़ित लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहन कर कर भारत में आए हैं, ये सभी लोगों को नागरिकता देने का अधिकार लेकर ये बिल आया है। और कुछ विशेष रियायतें भी ये निश्चित वर्ग के लिए हमने सोची है ये बिल के अंदर। मैं बाद में इस पर आता हूं। मैं इस सदन का आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता का ध्यान दिलाना चाहता हूं मान्यवर, कि 2019 में जब आम चुनाव हुए तो आम चुनाव में अभी जो पार्टी सत्ता में है वो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथी दल सब ने मिलकर एक घोषणा पत्र हमारा भारतीय जनता पार्टी का घोषित किया था, और उसको देश की जनता के सामने हमने रखा था। सभापति महोदय, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक घोषणा पत्र जो सरकार बनने वाली है उसकी नीतियों की उद्घोषणा होता है, इसके आधार पर प्रचार होता है, देश की जनता इसके आधार पर अपना मत व्यक्त करती है, और किसी एक दल को चुनकर जिसका मैनिफेस्टो अच्छा लगे, किसी एक दल को चुनकर उसको शासन का अधिकार देती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर असंदिग्ध तरीके से इस बात की घोषणा करी थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं सबको कहना चाहता हूं, ये सब साथियों को कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव के पहले ही ये इरादा देश की जनता के सामने रखा था, जिसको देश की जनता ने जन समर्थन दिया है और देश की जनता ने शासन करने का मैंडेट। लोकतंत्र के अंदर जनादेश से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हमने इस घोषणा पत्र के अंदर लिखा था, हम पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसको लागू करें। साथ में हमने यह भी कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में उन वर्गों के लिए सभी मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है, और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षा के लिए भी हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है उसको हम एड्रेस करेंगे, वो भी हमने कहा था। मान्यवर, मुझे आनंद है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार चल रही है, आज मोदी जी के नेतृत्व में मैं जो बिल लेकर इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें हमारी ये दोनों घोषणाओं का आज हम इसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। तीनों पड़ोसी देश इनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर उनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का अमेंडमेंट लेकर आए हैं, और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके अधिकारों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को
और उनके सामाजिक पहचान को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर हम चिंता करते हुए प्रावधान लेकर आए हैं। और बिल के डिटेल प्रावधान में मैं बाद में जाऊंगा, मगर सरल भाषा में, क्योंकि देश की जनता भी इस सदन की बहस को देख रही है बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, तो सबके मन में स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं सरल भाषा में ये बिल क्या है कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो 3 देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं, वो तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये लघुमती के लोग, वहां की लघुमती के लोग जो भारत में आए हैं, उनको किसी भी समय आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का इस बिल में प्रावधान है। इसका मतलब आजादी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले वो 3 देशों के माइनॉरिटी के लोग जो यहाँ आए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के हितों की चिंता भी की है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। मान्यवर, लोकसभा में चर्चा चली, कुछ अखबारों के मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां है, इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए, इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए, वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा, इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो 3 राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। और मैं आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनको ये पूछना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे ये बताइए, मैं जब जवाब देने खड़ा हूंगा तब पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा। आपके एक एक जो शंकाएं हैं, सवाल है, आपका एक एक स्पष्टीकरण जो मांगेंगे, वो सब स्पष्टीकरण करूंगा। मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों पर जो प्रताड़ना हुई है मान्यवर, वो जाए कहां जाए? उनको जीने का अधिकार है या नहीं? हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? वो किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहाँ के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, किसी को भी चिंता करने की। कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और संविधान के स्पिरिट के साथ चल रही है। माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, इसमें किसी को मान्यवर, आप सुनिए, बाद में जब आपको मान्यवर, बोलिए। मेरा सभी विपक्ष के लोग, विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं, उनको चुनौती है कि जब आपको बोलने का मौका मिले, मुद्दा के साथ पॉइंट उपस्थित करिएगा। मैं हर एक चीज का जवाब देने के लिए बाध्य भी हूं, तैयार भी हूं और दूंगा, बशर्ते आप बैठिएगा, चले मत जाइएगा, आप बैठिएगा, मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा। मान्यवर, मैं बिल के कुछ प्रावधानों को बताकर
मेरा प्रारंभिक भाषण समाप्त करूंगा। मान्यवर, ये बिल के अंदर हम जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(ब) में जो प्रावधान है कि पासपोर्ट, वीजा और ट्रैवल दस्तावेज के बगैर जो प्रवासी भारत में आते हैं या जिनका पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर कर जाता है, कालबाह्य हो जाता है, उनको अवैध प्रवासी माना जाता है। अब हम इसके अंदर सुधार लेकर आए हैं मान्यवर, और अब ये जो मैंने 6 वर्ग कहे, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, ये जो 3 देशों से आते हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसमें से उनको मुक्ति दे दी गई है। नागरिकता अधिनियम की नई धारा 6B भी लाने का प्रस्ताव है मान्यवर इसमें, और इसमें प्रस्ताव है कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों और प्रतिबंधों के तौर तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके माध्यम से वो भारत की नागरिकता ले पाएंगे। यह प्रावधान भी किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या 3 शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उनको जिस तिथि से वो भारत में आए हैं उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब होता है, मेरे बंगाल के अंदर ढेर सारे शरणार्थी आए हुए हैं, अगर वो 55 में आए, 60 में आए, 70 में आए, 80 में आए, 90 में आए या 2014 की 31 दिसंबर के अगले दिन आए, वो सभी को उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी कि जिस तिथि से वो आए हैं, तो उनको कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। मान्यवर, अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में, घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई भी केस चल रहा है तो ये केस ये बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जाएगा। वो लीगल प्रोसीडिंग उनको सहन नहीं करनी पड़ेगी, उसको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इस धारा में ये भी प्रावधान उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मुल्क में यकसा तालीमी निसाब की जरूरत पर जोर दिया। लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों, बोर्ड और इदारों में यकसानियत होनी चाहिए। दस्तूर ने हर एक को मसावत और तालीम में भी मसावी हुकूक दिए हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा हो तो समाज और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों में तालीम की अपनी अहमियत है और हमें भी एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी में आवाम को भी शामिल करना चाहिए। शहींशाह जज्बा दिलीप कुमार आज 97 बरस के हो गए। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने तमाम मुद्दाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।